नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। अभी कुछ दिनों पहले आपने एक खबर देखी होगी, मीडिया में भी थी, ज़्यादा नेशनल मीडिया में तो आप जानते हैं ऐसी खबरें थोड़ी बहुत हिस्सा ले पाती हैं। लेकिन थी, एक बड़े अखबारों में थी, दैनिक भास्कर में एक पीयूष राय करके संवाददाता है, उनके अपने ट्विटर अकाउंट पे भी थी और उनके अखबार में भी थी और अन्य जगहों पे थी। फिर एक टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई, अ, उसका उल्लेख वो भी एक ट्विटर अकाउंट से आया। तो इसमें ये था कि हमारे देश में इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में एक सरकारी अस्पताल में 2 नवजात बच्चे, उनको चूहों ने कुतर दिया। बच्चे थे, उसमें रखे जाते हैं जैसे नवजात बच्चे इंक्यूबेटर वगैरह में, वहाँ पे चूहे घूम रहे थे और मतलब हमारे अस्पतालों की जो सरकारी अस्पतालों की जो दशा है, ये उसका एक ऐसा उदाहरण है जो मतलब डरा देता है। तो 2 बच्चों की उसमें चूहों के कुतरे जाने से मृत्यु हो गई, जो नवजात शिशु थे। ये खबर आई। सरकारी अस्पतालों के बारे में असंख्य कहानियाँ हैं, लेकिन वो हमारे राष्ट्रीय विमर्श का बहुत समय से विषय नहीं है। दरअसल स्वास्थ्य ही हमारे राष्ट्रीय विमर्श का कोई विषय नहीं है। हमारे स्वास्थ्य बजट को लगातार उसमें प्रतिशत अगर हम जीडीपी के समानांतर देखेंगे, तो वो लगातार कम ही होता रहा है। वो हमने उस तरह से कभी सीरियसली लिया ही नहीं, 2% भी नहीं। और जो बड़े देश हैं जापान जैसे और अन्य पश्चिम वगैरह के, उसमें 10% से ज़्यादा स्वास्थ्य पे खर्च होता है। लेकिन हमने जो स्वास्थ्य की प्रणाली ऑप्ट की है, वो अमेरिका से ज़्यादा ऑप्ट की है। हमने ज़्यादातर अपनी आर्थिक नीतियाँ अमेरिका से ही बोरो कर रखी हैं। जो कुछ अमेरिका में होता है, वो सब हम यहाँ करने की कोशिश करते हैं। जबकि हमारे दोनों देशों में बहुत ही बुनियादी फ़र्क है बहुत सी चीज़ों में, सिवाय इसके कि वो भी एक लोकतांत्रिक देश है, हम भी। लेकिन वो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वहाँ पर कैपिटा इनकम हमसे 25-30 गुना ज़्यादा है। और फिर हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम में भी ये है कि बहुत सारे इलाकों में तो पर कैपिटा इनकम जो राष्ट्रीय है, उससे भी बहुत नीचे है। बिहार विहार में तो वो आप सब सहारन अफ्रीका से नीचे है, उसको दोहराएँगे नहीं। दूसरी खबर थी कि गुर्दे की बीमारी बहुत बढ़ती जा रही है हमारे देश में। ये इसके बारे में थी और नौजवान लोगों में हो रही है बहुत। ये इस बीमारी का इलाज बहुत ही महँगा है और असंभव जैसा है। इसमें ज़िंदा रहने के लिए जो डायलिसिस करनी पड़ती है, हफ्ते में 2-2 बार लोगों को पड़ती है, वो आसानी से उपलब्ध नहीं है। बहुत सी जगहों पे इसके लिए बहुत सी संस्थाओं ने कुछ व्यवस्थाएँ की हैं, लेकिन गरीब आदमी तो इसके इलाज में मर ही जाता है बिना इलाज करा पाए। और जो गुर्दे का ट्रांसप्लांट है, तो आप जानते ही बहुत महँगा है। सिर्फ़ बहुत बड़े-बड़े लोग जैसे अमर सिंह थे, लालू यादव हैं या इस तरह के लोग कहीं उसको करा पाते हैं बाहर-वाहर, वो भी भारत में नहीं, बाहर। भारत में भी होता है, लेकिन गुर्दे की चोरी की बहुत कथाएँ हैं हमारे यहाँ। तो हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो भीषण समस्याएँ हैं। जो प्रदूषण है हमारे शहरों में और कस्बों में, उससे हर साल, ये एक आंकड़ा है इसमें हमारे पास गूगल करने पे मिला 2021 का, कि उसमें करीब 23 लाख लोगों के प्रदूषण की वजह से शिकार होने से मरे। हमारे यहाँ रेस्पिरेटरी मतलब साँस की बीमारियों से मरने वालों की संख्या देश में जो सबसे ज़्यादा रोगों से मृत्यु होती है, उसमें दूसरे नंबर पर है। पहली हार्ट अटैक से होती है। तो हार्ट अटैक होने के भी बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी व्यवस्था में उसका आता है। ये भी, इसका भी निदान बहुत महँगा है और बहुत कम हो पाता है। फिर हमारे खान-पान में बहुत दोष हैं। खान-पान, पान में भी दोष, मानी पीने के पानी के दोष से गुर्दे की बीमारी में उसका बड़ा रोल है। और एक और बीमारी है हमारे यहाँ, गरीबी से में ज़्यादा उसका प्रचलन है, डायरिया। खान-पान की गड़बड़ी, खासकर पानी से जनित जो बीमारी है, उससे डायरिया बहुत होता है और उससे भी मरने वालों की एक बहुत बड़ी संख्या है। अभी तक हमारे टीबी का हम हमारे 10% के आस-पास मृत्यु, 10 से ज़्यादा टीबी से हो जाती है। तो हमारी जो स्वास्थ्य की स्थिति है, वो बहुत कठिन है। कुल 22-23 करोड़ लोग हैं देश में, जो विभिन्न किस्म की बीमा योजनाओं के लाभ से अपने को सर्वाइव कर पाते हैं। इसमें वो भी शामिल है जो सबसे ज़्यादा चर्चित स्कीम है प्रधानमंत्री की, 5 लाख रुपए का जो बीमा है, आयुष्मान भारत वाला, वो 12-13 करोड़ लोगों के पास है। 4-5 करोड़ लोग जो ऐसे हैं, जो खरीद के अपने लिए बीमा की पॉलिसीज़ रख पाते हैं और अपना इलाज करा पाते हैं। और 3-4 करोड़ के आसपास सरकारी कर्मचारी और जो प्राइवेट कर्मचारी जिनका पीएफ कटता है, जिनकी बीमा की राशि कटती है, तो ये सब मिल-जुल के 22-23 करोड़ की आबादी हमारे यहाँ आती है, जो बीमा के ज़रिए अपना इलाज करा सकती है।
अब इसमें आयुष्मान भारत में भी दूसरी खबरें आती रहती हैं, बहुत से राज्यों में उसका पेमेंट समय से नहीं जाता, पेमेंट न जाने से बहुत सारे अस्पताल फिर उसका इस्तेमाल रोक देते हैं, और जहां उसका इस्तेमाल भी होता है उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। आता है कि साहब वो अस्पताल जो है कोशिश करते हैं कि उसका ज्यादा से ज्यादा पैसा उसमें से निकाल लें, इलाज करने से ज्यादा उससे पैसा निकालने की और ज्यादा उसमें ध्यान रहता है, उसमें तरह तरह के करप्शन की बातें हमारे आपके सामने है। तो ऐसे में जरूरी था कि क्या हो। सरकारों का तो हम लगातार अनवरत देख रहे हैं, जिसका मैंने जिक्र किया कि बजट ही कम है हेल्थ में हमारे, और इस तरह की घटनाएं हमारे सामने आती हैं। इसी बीच एक पुस्तक मेरे सामने आई, अमेजन वगैरह पर उपलब्ध है, बड़ी ही रोचक है, इसमें बहुत कुछ है, थोड़ा अफर्मेटिव इसमें आप कह सकते हैं कि अभी जो हाल है इससे निपटने के लिए क्या किया जाए। ये तो ठीक है कि इसमें बहुत चीजों की आलोचना की गुंजाइश है और बहुत सुधार की गुंजाइश है, लेकिन अभी क्या किया जाए, अभी कैसे जिंदा बचे। तो एक किताब आई है, हिंदी में भी है, अच्छे इलाज के 51 नुस्खे। ये स्क्रीन पे हमारे एडिटिंग वाले लगा देंगे आपको, डॉक्टर संदीप कुमार की है। मैं इन्हें जानता भी हूं और इसलिए मैंने कहा कि इनसे बात की जाए और ये बात जो है आप तक पहुंचाई जाए। ये किताब अमेजन वगैरह पर उपलब्ध है। अगर आप डॉक्टर संदीप कुमार की अच्छे इलाज के 51 नुस्खे, अंग्रेजी में भी है, हाफ ए डॉक्टर जैसा कुछ शीर्षक है उसका, तो इसको अगर आप लेंगे तो ये आपको थोड़ा सुझाव दे पाएगी आज की परिस्थितियों में। कुछ आप इससे आपको मदद मिल सकती है और आप कैसे बहुत सारी चीजों को स्वयं नियोजित कर सकते हैं और कैसे अपने स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के लिए सही अस्पतालों या सही विशेषज्ञों वगैरह का चुनाव में आपको मदद मिल सकती है। साथ ही ये हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था के रोग हैं उनके बारे में भी लगभग बहुत सारी चीजें स्पष्ट कर देती है। ये चूंकि बहुत सारे ऐसे प्रशासनिक पदों पर रहे हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर संदीप कुमार, इन्होंने भोपाल का एम्स इस्टेब्लिश किया है, उसके निदेशक रहे हैं, और हमारे जो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है उससे तो बहुत लंबे समय तक संबद्ध रहे ही हैं, और लखनऊ में अब एक हॉस्पिटल चलाते हैं जिसमें बुजुर्गों की आप कह रहे हैं उनके इलाज के लिए बहुत सारी चीजें ये हम लोगों को उपलब्ध कराते हैं। और हमारे यहाँ करीब 8% के आसपास आबादी बुजुर्गों की है, तो ये भी एक क्षेत्र है जिसमें बहुत कुछ जरूरी है हस्तक्षेप करने का। तो आइए सीधे उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं, नई तरह का विषय है। जरा देखिए देखिए हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में क्या हो रहा है, क्या क्या हो सकता है और हमारी असलियत क्या है। तो मिलिए डॉक्टर संदीप कुमार जी। नमस्कार। पहले तो शीतल जी मैं आपको धन्यवाद दूं कि सत्यहिंदी.com यूट्यूब चैनल पे आपने मुझे मेरी जो पुस्तक प्रकाशित हुई है इस पे, और आज भारत के परिवेश में जो हमारी एक इन जनरल स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, स्वास्थ्य से संबंधित बातों पे एक आधे घंटे की चर्चा के लिए आपने मुझे बुलाया है, तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपका पहला प्रश्न मैं लेता हूं, और इस किताब में जैसा कि आपने कहा हमने आयुष पे, जिसको कि आयुष एक एक्रोनिम है, आयुर्वेद, योग, सिद्धा, यूनानी एवं नेचुरोपैथी जिसके अंदर होती है। तो आयुष पे पूरा चैप्टर लिखा है, मॉडर्न मेडिसिन पे पूरा चैप्टर लिखा है, कैसे आधुनिक चिकित्सा को और आयुष को इंटीग्रेट करें। तो जब मैं एम्स का डायरेक्टर था तो भारत सरकार ने और आयुष मंत्रालय ने ये टास्क दिया था कि जितने नए एम्स हैं उनमें इनकी इंटीग्रेटेड सर्विस शुरू करें। तो मैंने पुस्तक लिखने में किसी भी पद्धति की कोई कहीं भी आलोचना न करके, जो उस पद्धति की स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, जो उसके स्ट्रेंथ्स हैं, उनको उभारा है, जो कि आधुनिक साइंस के विद्यार्थी के लिए और आधुनिक चिकित्सा पे खरे उतरते हैं। ठीक। तो जहां तक पूरे आयुष को अगर देख लें, इसको अब आजकल हम लोग आधुनिक चिकित्सा के लोग कंटेम्परेरी मेडिसिन कहते हैं, क्योंकि इनके भी विश्वविद्यालय हैं, इनके भी महाविद्यालय हैं, आयुष की यूनिवर्सिटीज हैं, आयुर्वेद कॉलेजेस हैं, यूनानी कॉलेजेस हैं, BUMS की डिग्री मिलती है, होम्योपैथी के कॉलेजेस हैं, BHMS की डिग्री मिलती है, इनमें MD भी होती है, इनमें आयुर्वेद में तो शल्य चिकित्सा भी की भी डिग्री देते हैं, MS की डिग्री भी देते हैं। तो इनकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो ये है कि ये वेलनेस के अंदर, प्रिवेंटिव मेडिसिन के अंदर, जिसको निवारक चिकित्सा कहते हैं,
उसके अंदर जो आयुर्वेद के टेनेट्स हैं वो बड़े खरे उतरते हैं, आज मॉडर्न पैमाने पर भी बड़े खरे उतरते हैं। और इसी का इसमें जैसे कि जो डाइट आयुर्वेद में बताई गई है, जो 5 स्पेशल जोन्स हैं, आप तो रूस में भी रहे हैं, जिसके अंदर की एक ब्लू जोन्स जिनको कहते हैं, जिसमें इकागाई है जापान के अंदर, और मेडिटेरेनियन के अंदर जो मेडिटेरियन डाइट है, आयुर्वेद की डाइट भी उसी तरीके से है, जो एक भारतीय थाली है जिसमें नींबू भी है, ताजा सलाद भी है, मौसम की हरी सब्जी भी बनी है, हल्का सा गाय का घी भी है, और दाल भी है, और कार्बोहाइड्रेट के रूप में चावल भी है, और थोड़ी सी आलू की सब्जी भी है, लेकिन हरी सब्जी भी है। तो जिसको हम कहते हैं एक मॉडर्न थाली, और बदल बदल के दाल खाना, और कभी कढ़ी खाना, और कभी जो है तो ये आयुर्वेद के अंदर जो मिथ भुक, हित भुक और ऋत भुक का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है, और उस सब को हमने इस किताब में अडॉप्ट किया है, और अपनी चिकित्सा पद्धति को हमने एलोपैथी न कह के आधुनिक चिकित्सा पद्धति, मॉडर्न मेडिकल साइंस हमने इस्तेमाल किया है। क्योंकि एलोपैथी शब्द जो है वो जर्मनी में होम्योपैथी जब आई तो उन्होंने जो चिकित्सा ग्रीस में हो रही थी और इंग्लैंड में हो रही थी उसको कह दिया ये बाहर की चिकित्सा है, जर्मनी की नहीं, और तब उसको एलोपैथी कह दिया, और वो शब्द भारतवर्ष में कुछ गलत ही आ गया। तो जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो ऑल वेलकमिंग साइंस है, उसमें नेचुरोपैथी की भी बातें सारी लिख दी गई हैं कि भाई जैसे कि आजकल कहते हैं कि माइल्ड टू मॉडरेट डायबिटीज है, या माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन है, या किसी को ओबेसिटी मोटापा हो गया है, तो उसमें कोई दवा मॉडर्न चिकित्सक नहीं प्रिस्क्राइब करता, वो आपसे वही कहता है जो आयुर्वेद कहता है, जो यूनानी कहता है कि आप एक्सरसाइज करिए, आप डाइट पे कंट्रोल करिए, आप अपनी जीवन शैली लाइफस्टाइल बदलिए, और आपका जो हल्का सा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, हल्की सी डायबिटीज हो गई है, जो 200 के ऊपर ब्लड शुगर नहीं जा रही है, वो साहब आपकी जीवन शैली बदलने से, आपकी दिनचर्या बदलने से, आपका अवेक स्लीप पैटर्न, आपकी डाइट, आपका रेस्ट एंड एक्सरसाइज, और जो कि जिसको कहते हैं मानसिक संतुलन के लिए जो थोड़ा मेडिटेशन या योग या प्राणायाम या डीप ब्रीदिंग है, उससे इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, जो आयुर्वेद में निवारक चिकित्सा के रूप में और मॉडर्न मेडिसिन के अंदर भी इस बात को कहा गया। ठीक, हमारे यहाँ सर अभी जो बजट एलोकेशन लगातार है जी, उसमें हर बार ये शिकायत है कि वो 2% के आसपास हमारा है, और दुनिया के जो विकसित देश हैं या जिनको आप रेफरेंस के तौर पर आपने जापान वगैरह का काफी उल्लेख किया है, वहाँ स्वास्थ्य वगैरह पर वो काफी बड़ा बजट इस्तेमाल करते हैं, उसका प्रतिशत कई जगह 10% के आसपास है। भारत जैसा विशाल देश में एक तो बीच में हमने नीतियों में परिवर्तन किया, पहले मैं चूंकि मेरे पिता भी सरकारी अस्पताल में ही थे, तो हम लोगों ने देखा कि शुरू में यानी हम लोग के बचपन से काफी आगे तक लगभग सभी लोगों को समाज में जिनको जरूरत होती थी उनको सरकारी अस्पतालों से मतलब मिल जाती, जी बिल्कुल मिल जाती, इलाज उनका होता था वहाँ, बिल्कुल, और छोटी मतलब मीडियम साइज की सर्जरी वगैरह भी सब होती थी, और ये जो रेफर करने की प्रथा है कि हर चीज को लखनऊ मेडिकल कॉलेज भेज दिया जाए, ये सब तुलनात्मक रूप में कम था। जी, और मैं तो पहाड़ पे भी रहा, नैनीताल वगैरह में, तो वहाँ बहुत अच्छे अस्पताल थे और बड़ी उनकी इज्जत थी, लेकिन धीरे धीरे फिर नीतियों में परिवर्तन हुआ, आर्थिक फैसले बदले और प्राइवेटाइजेशन आया, बहुत बड़े तेजी से आया, और वो अब असली आप कह सकते हैं सामर्थ्य वही कॉर्पोरेट लेवल पर आ गया जी। अब मुझे लग रहा है कि हम कहीं ऐसा फंस गए हैं जिसमें, चूंकि अब जो आंकड़े आ रहे हैं वो खतरनाक है कि करीब हमारे औसत परिवारों को अपनी आय का लगभग 48% मेडिकल उस पर खर्च करना पड़ रहा है, और हमारे यहाँ चूंकि लोग लो इनकम ग्रुप के ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बिल्कुल, तो उनके लिए अब स्वास्थ्य पाना बहुत मुश्किल हो गया है। हालांकि हमने करीब 12-13 करोड़ ये दे रखा है आयुष्मान कार्ड, लेकिन इसकी डिफरेंट स्टेट्स में ये खबर आती रहती है कि वो पेमेंट नहीं हो रहे हैं, तो अस्पतालों ने मना कर दिया है इलाज। और दूसरे जो बीमा के क्षेत्र हैं जो प्राइवेट वाले, वो महंगे हैं, वो तो कम है, 4-5 करोड़ ही लोगों को वो देते हैं। कुछ सरकारी नौकरी वालों को हम मतलब या प्राइवेट नौकरी में भी कुछ जगहों पर उनको हेल्थ की प्रोविजन इंश्योरेंस मिलता है, ये सब मिलके 21-22 करोड़ लोगों तक पहुंचता है।
जी। लेकिन आबादी हमारी अच्छा। 1 अरब 45 जी, करोड़ बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो एक बहुत बड़ी आबादी जो है, अगर सरकारी अस्पताल एकदम कोलैप्स कर जाएंगे, जैसा कि मैं अभी का एक उदाहरण दे दूं, इसलिए मैं आपको तंग कर रहा हूं, हालांकि ये सवाल बड़ा करके, लेकिन मेरे ही गांव के एक सज्जन को परेशानी हुई कोई, तो उनको लेके वो पहले पीएससी पे गए, पीएससी वाले ने जिले में रेफर किया, जिले वाले ने उनको मेडिकल कॉलेज रेफर किया, तो वहां से यहाँ तक आने में उनको एम्बुलेंस वगैरह से 6-7 घंटे लगे। मेडिकल कॉलेज में जिसमें आप इतने 32 वर्ष पढ़ाते रहे हैं, अब वहां पूरा इतना बड़ा प्रदेश है, हमारा प्रदेश ही पूरे यूरोप के बराबर है, जी, बिल्कुल। तो वो बेचारे एम्बुलेंस में ही रह गए, और मैंने भी फोन ऑन किए, लेकिन उनको मैं दाखिला नहीं करा पाया, और फिर उनकी उसी में डेथ हो गई। ये जो सिचुएशन है कि हम अब अटेंड नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों को जो प्राइवेट अस्पताल अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, जो इंश्योरेंस से भी कवर्ड नहीं। तो इसके लिए क्या हमारे पास अब दौर है? बहुत लंबा जी प्रश्न जी खिंच जी, गया है, कठिन लेकिन कठिन मैंने मैं कर दिया। आप मुझे 5 मिनट या नहीं, 4 मिनट सारा देंगे, चूंकि सारा 30 मिनट मिनट की है जी और कई आयाम है आपके प्रश्न के। जी शुरुआत आपने की थी कि हमारा जीडीपी का 1.5 से 2% हम स्वास्थ्य पे भारत सरकार लगाती है, जी तो ये सत्य है। अन्य देश 5 से 5%, कुछ देश 10% तक लगाते हैं। जी तो देश को समझना है, देश के सभी के जो लीडर्स हैं उनको समझना है कि स्वास्थ्य पे किया हुआ एक्सपेंडिचर देश के प्रोडक्टिविटी के ऊपर होता है। जी हमारा देश एक यंग देश है, 40 से 60% जनसंख्या 35 साल से कम लोगों कम की लोगों है की और शिशुओं की है। कोई भी जो शिशु है वो देश का भावी नागरिक है। जी तो जो वल्नरेबल ग्रुप कहलाते हैं, मदर एंड चाइल्ड, जिसको कहते हैं शिशु और माता, जी उसके ऊपर सारा एम्फेसिस होनी चाहिए। वृद्धजन को हम नहीं छोड़ सकते, और वृद्धजन बहुत बड़ा समाज नहीं है। जी 60 साल के ऊपर पूरे देश की 140 करोड़ जनसंख्या में 8% लोग ही 65 वर्ष के ऊपर है। तो वृद्धजन की सेवा शुश्रूषा चिकित्सा करने में हमको अपने रिसोर्स को एलोकेट करना चाहिए, ये तो मैं कहूंगा ही। और अब जो आपने बात कही कि पहले क्या था कि जनसंख्या के प्रोपोर्शन में जो हमारे सरकारी अस्पताल और सिस्टम था वो लगभग लगभग सफिशिएंट था। अच्छा जनसंख्या का एकदम से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई। जी तो जब आपने अपनी बात को खुद ही कहा कि जब वो आपके दोस्त मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो इतनी भीड़ थी कि अंदर अब दाखला ही नहीं दिला नहीं पाए, दिला जबकि आपने थोड़ी बहुत कोशिश भी की। जी और मैं भी अक्सर कोशिश करता हूं कि दाखला दिला दूं। जी परसों के अखबार में था कि रिकॉर्ड फुटफॉल किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में 10,000 के ऊपर मरीज रजिस्ट्रेशन हुए। बताइए। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में 6 से 8,000 मरीज प्रतिदिन आ रहा है। तो इतने बड़े बड़े अस्पताल, 22 एम्स भारत सरकार ने खोल दिए हैं। एम्स दिल्ली के अंदर इमरजेंसी में 600 से 700 मरीज प्रतिदिन बाहर ट्रॉली पे लाइन लगाए खड़े रहते हैं, और किसी तरीके से उनको अंदर लिया जाता है, पलंग खाली कराया जाता है। तो ये कहना उचित नहीं होगा कि सरकारी अस्पताल यानी जिला अस्पताल भी भरे हुए हैं। जी आप किसी भी जिले में, जो ये हमारा लखनऊ का क्षेत्र है, बाराबंकी जिला अस्पताल, फैजाबाद का जिला अस्पताल, सुल्तानपुर का जिला अस्पताल, बहराइच का जिला अस्पताल, वो खाली नहीं है। वहां पे मध्यम श्रेणी के ऑपरेशन, जैसे कि गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन, हिस्टेक्टमी का ऑपरेशन, अपेंडिक्स का ऑपरेशन, मरीजों के इलाज, एक बिल्कुल सब कुछ हो रहा है। हाँ, रेफर वही पेशेंट कर रहे हैं जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जी और वहां खूब भीड़ है। अभी तो बाराबंकी के जिला अस्पताल को बड़ा भारी उन्होंने अवार्ड दिया कि ये बहुत अच्छा अस्पताल है और वहां बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। जी तो भीड़ तो है ही, जहां थोड़ा सा मुफ्त इलाज होगा तो भीड़ होगा। अब इन्होंने क्या किया कि जब ये हर जिले में, उत्तर प्रदेश में और अन्य स्टेट में जिला अस्पताल को या तो अपग्रेड करके या सेपरेटली एक मॉडल बना के हर जिले में लगभग एक एक मेडिकल कॉलेज, पहले तो हम लोग सुनते थे कानपुर में और साथ झांसी में और प्रयागराज में और लखनऊ में मेडिकल कॉलेज है, जी और गोरखपुर में बाद में खुला 1971 में, पर अब हर जिले में मेडिकल कॉलेज है। तो थोड़ी अपग्रेडेड चिकित्सा फैसिलिटी मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध हो रही है, धीरे धीरे वहां चिकित्सक पहुंच रहे हैं। जी मैं पॉजिटिव साइड से बोलूंगा। जी
पर देखिए प्राइवेट सेक्टर भी डेवलप हुआ, इंडिविजुअल प्राइवेट डेवलप हुआ। आपने खुद कहा कि जैसे कि बड़े कॉरपोरेट है, इंडियन ऑयल है, बीएचईएल है, उन्होंने अपने अस्पताल, रेलवेज है, उन्होंने चूंकि रेलवेज पे 50-60 लाख एम्प्लॉइज है, उन्होंने अपने पूरे अस्पताल का तंत्र बना दिया। जो प्राइवेट पीएसयूज है, जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स है, उन्होंने अपने अस्पताल भी बना लिए और वहां के कर्मचारियों को वो सुविधा मिलने लगी। जिनके पास जेब में पैसा है, जो 5 लाख खर्च कर सकता है साहब, वो 10 लाख भी खर्च कर सकता है। वो जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट अस्पताल शहरों में आ गए हैं, उनका नाम मैं यहाँ लेना उचित नहीं समझता, लेकिन जो कॉर्पोरेट अस्पताल है उनके अंदर वो चले जाते हैं, या तो उनके पास इंश्योरेंस है या वो आउट ऑफ पॉकेट भी खर्च कर देते हैं। अब जो हमारा मध्यम श्रेणी और पुअर पर्सन है, उसकी समस्या है और वो भीड़ से जूझ रहा है, और उसको अपेक्षा है कि उसको सरकारी तंत्र से लाभ मिले। उसके लिए पीएमजे में, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आयुष्मान भारत योजना का कार्ड दिया गया। आयुष्मान भारत योजना का कार्ड मैं खूब उसको इस्तेमाल होता हुआ देख रहा हूँ। समस्याएं आती हैं कभी कभी, अभी मेरे कई लोगों ने उसको इस्तेमाल किया। 5 लाख तक का एक परिवार को 1 वर्ष में ट्रीटमेंट उसमें उपलब्ध है, और वो आप प्राइवेट अस्पताल में भी ले सकते हैं, इंडिविजुअल अस्पताल में भी ले सकते हैं, और सरकारी अस्पताल में ले भी सकते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक प्रदेशों ने अपनी प्रदेश की योजना अलग दे रखी है। जी। तो अगर आप गरीब हैं और जो डॉक्टर के डिस्क्रिप्शन पे है कि तो वो प्रदेश की योजना के अंदर, और 24 से 48 घंटे में पैसा आ रहा है। इसमें दिक्कत कहाँ है? इसमें जो दिक्कत है, जिससे मुझको परेशानी होती है, मेरा दिल दहलता है थोड़ा सा, इसमें मैं अपने ही डॉक्टर भाइयों के लिए या डॉक्टर दोस्तों के लिए या अस्पताल चलाने वालों के लिए क्रिटिकल होके बोलूंगा, पहले से क्षमा याचना करता हूं, कि एक हमारे यहाँ पब्लिक हेल्थ में पढ़ाई गई है क्रिटिकल इलनेस, कि क्रिटिकल इलनेस को पहचान लें। क्रिटिकल इलनेस क्या है? देखिए, हमने 7-8 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से उठा के, मान लीजिए कि लोअर मिडिल क्लास में ले आए। एक रिक्शे वाला है, उसको रिक्शा बेचा किसी ने, आप जैसे मनीष व्यक्ति ने, उसको ई रिक्शा 1 लाख का, 1.5 लाख का खरीदवा दिया। अब वो दिन भर में 500, 700, 800 रुपए कमा लेता है, महीने में 15,000 रुपए कमा लेता है। उसका या तो छोटी मोटी खोली है, या पुश्तैनी घर है, या 4-5 हजार रुपए महीने पे वो शहर में किराए पे मकान लेके रह रहा है। उसका एक बच्चा है, एक बीबी है, 2 बच्चे हैं, और एक माँ रहती है उसके साथ। और वो 15,000 रुपए में घर में एक गैस भी रखे है, एक छोटा सा पुराना टेलीविजन भी कहीं से ले आया है, कुछ बर्तन भांडे ले आया है, और वो गरीबी की रेखा से उठ गया है। उसके घर 2 वक्त खाना पकता है, उसके बच्चे स्कूल जाते हैं, और महीने में वो एक साड़ी या धोती अपनी माँ और बीबी को लाके दे देता है। अब ये रिक्शे वाले का यदि टांग टूट गई, या इसको अपेंडिक्स बर्स्ट कर गई, या इसको तेज सीने में दर्द हो गया, या इसको चूंकि सड़क पे ये कार्य कर रहा है ट्यूबरकुलोसिस हो गई, तो ये क्रिटिकल इलनेस है। वो सॉलिटरी अर्नर है उस 5 आदमियों की फैमिली का। अब मैंने अपनी प्रैक्टिस में कोशिश की कि मैं ऐसे आदमी को पहचान लूं और उसका मुफ्त इलाज या तो खुद कर दूं, या कहीं ना कहीं किसी साधन पे, अगर मैं डॉक्टर हूं और मुझमें कुछ कैपेबिलिटी है तो मैं विभिन्न साधन जानता हूं। अगर उस पर आयुष्मान भारत कार्ड नहीं भी है तो उसके लिए साधन मैं जुटा दूं, और इसको मैं अपने ऊपर ले लूं कि इस आदमी को, अगर मैंने इससे 40-50 हजार रुपए खर्च करा दिए तो कहीं से मांग मूंग के ले आएगा। 3 महीने के लिए वो पलंग पे लेट जाएगा, 3 महीने उसके बच्चों की स्कूल की फीस नहीं जाएगी, उसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा, और वो पुनः गरीबी की रेखा के नीचे उसका ऑटो रिक्शा बिक जाए, और ऑटो रिक्शा हो सकता है बिक जाए। तो ये क्रिटिकल इलनेस जो है, जिसमें आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस अगर 50-60 हजार हो गए एक उसको हड्डी जुड़वाने में या एक टीबी का इलाज कराने में, ये नहीं लोग समझ रहे हैं। और जो समझने की जरूरत है, जहां पे मैं थोड़ा सा, माफ करिएगा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, करप्शन देख रहा हूं, कि जैसे कि आयुष्मान भारत कार्ड लगाया, नहीं चला तो चलिए भाई वो सिस्टम की गड़बड़ी है, उसको सुधारेंगे लोग, आईटी वाले लोग हैं। पर कार्ड चल गया, आपने इलनेस फीड की, आपने, लोग कहते हैं काफी उसमें बाबूगिरी है, चलिए करिए, बाबूगिरी है तो करिए, सारे कागज स्कैन करके आपने लगाया, 2.5 लाख रुपए सैंक्शन होके आ गया, 2 लाख रुपए।
अब उसको कोलन का कैंसर है। अब कोशिश करिए, और अस्पताल अगर चाहे कि 2.5 लाख में कम से कम वो जिए या ना जिए, आउटकम ऑफ द डिजीज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि कुछ भी हो सकता है, वो प्रभु के हाथ में, आप अपना कर्तव्य तो करिए। जी जो जिसकी किस्मत तो मैं आपकी नहीं बदल सकता। जी उसमें वो क्या करते हैं, ये ध्येय रहता है कि इस 2.5 लाख को हम जल्दी से खत्म कर दें, जी पूरा इलाज ना करें। जी जबकि ध्येय ये होना चाहिए उस अस्पताल का, उस प्राइवेट अस्पताल का, उस चिकित्सक का, कि अगर 2.5 लाख आ गया है तो उसको हम मैक्सिमम फैसिलिटी, मैक्सिमम कार्य उस बीमारी को अधिकतर ठीक ही कर दे उस 2.5 लाख रुपए में, और ये किया जा सकता है। जी 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 और इस पॉडकास्ट के माध्यम से, आपके सत्य टीवी चैनल से मैं हाथ जोड़ के अपने भाई बंधुओं से, अस्पताल चलाने वालों से ये प्रार्थना कर रहा हूं कि अगर आपको 2-2.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया या कुछ भी पैसा सैंक्शन होके आयुष्मान से या किसी संस्था से आ गया है, तो उसमें उस गरीब का काम कर दीजिए। बड़ी बात आपने कही, लेकिन ये आदर्श पता नहीं, खैर उस पर नहीं जाते। एक आपने बहुत अच्छा इसमें चैप्टर लिया है जो जरूरी भी है थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं भी जानता हूँ, वो है नकली दवाओं वाला। आपने इसमें वैसे जितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, भले ही आपकी भाषा बहुत नर्म रहती है, लेकिन आपने पॉइंट छोड़ा नहीं। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो हमारे देश को, और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि ये साउथ एशिया में ही ये बीमारी है। दुनिया में हर जगह इतने चेक एंड बैलेंसेस हैं, हमारे ही लोग जो यहाँ की कंपनियां अमेरिका या पश्चिम में काम करती हैं, दवाएं वगैरह बेचती हैं, वो अफ्रीका में तक पकड़ी जा रही हैं, और वहां भी पकड़ी जाती हैं और वहां गलत नहीं कर पाते वो। लेकिन यहाँ इन बहुत सारे क्षेत्र तो ऐसे हो गए हैं जिसमें ये जानना मुश्किल है कि वहां असली दवा कहाँ है, क्योंकि 80-80% तक लोग कहते हैं कि उत्तर पूर्व के राज्यों में और बिहार वगैरह में, और शायद उत्तर प्रदेश में भी, नकली दवाएं जो प्रचलन में ज्यादा है, सर दर्द वगैरह की, बुखार वगैरह की, इनमें ऐसी होड़ है सस्ता पहुंचाने के लिए कि ये सब्जी मंडी की तरह से, दिल्ली में एक मंडी लगती है और वहां इस तरह से बिकती हैं। तो इसका क्या है हमारे जैसे देश में, जिसमें वैसे ही स्वास्थ्य संबंधी शीतल जी, समस्या भारी आपके है? इस सवाल का जवाब मैं थोड़ा दूसरे लेवल पे दूंगा। जी जब देश आजाद हुआ तो बहुत सारी कुरीतियां थी देश में। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि जिसमें जो हमारे पहले प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने साइंस को बहुत बढ़ावा दिया, CSIR बनाया, ICMR बनाया, साइंस के इंस्टीट्यूशंस बनाए, यूनिवर्सिटीज बना डाली, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बना दी, हमारा इसरो बना के और हमारा एटॉमिक एनर्जी कमीशन बना के बहुत सारी चीजें इस देश को दी। लेकिन एक एफर्ट नहीं किया गया, और ये जापान और भारत का कंपैरिजन किया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के थोड़े दिनों बाद हमारा देश आजाद हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान बना, और वो था नेशनल कैरेक्टर बिल्डिंग। हमने कोई सेंट्रल कमांड से नेशनल कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर एफर्ट नहीं किया। स्पूरियस दवाइयों की क्यों बात करते हैं, स्पूरियस खाने की बात करिए, स्पूरियस मसाले की बात करिए। हम ही लोग हैं जो मसाले और भोजन में भी मिलावट करते हैं, दुनिया में कोई नहीं कहीं करता। नहीं करता, कहीं आप सोच ही नहीं गरीब सकते देशों हैं। में नहीं, मैंने देखा अफ्रीका वगैरह में कोई मिलावट नहीं करता। साहब की साहब मिर्चा मिलावटी आ जाएगी, या लाल मिर्चा को लाल करने के लिए जो टॉक्सिक लाल रंग है उसको आप स्प्रे कर रहे हैं, और उसको मिर्चा को लाल सब्जियों को हरा के लिए करने के लिए रंग लगाते हैं, बताइए, लौकी को बड़ा करने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं। ये सब हमारे यहाँ होता है। तो देखिए बात वही है। इसमें तो हमको एक अपना राष्ट्र के रूप में देशव्यापी हमको मॉरल कैरेक्टर बिल्ड करना पड़ेगा। और चेक एंड, आपने खुद ही कहा कि वो तो करना ही पड़ेगा, पुलिसिंग तो करनी पड़ेगी। नहीं भाई, जैसे दूसरे हमारे लोग जब दूसरे देशों में इस चीज को लेके जाते हैं तो वहां चेक होता है, और कई कंपनियां हमारी ब्लैकलिस्ट हो जाती, फिर वो काम नहीं कर पाती जी, और उनका बहुत नुकसान भी होता है। ये काम हमारे यहाँ हम क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तो हमें नहीं, अब करा है इन्होंने। जन औषधि आ गई है, जन औषधि में दवा बहुत सस्ती हो गई है। मैं स्वयं अपनी दवाएं अब जन औषधि से खरीद रहा हूँ। अब ये जो बहुत बढ़िया चीज आ गई है, होलोग्राम, और जो QR कोड आ गया है, तो QR कोड और होलोग्राम से काफी कुछ संभव है कि नकली औषधि को रोका जा सके। एक दवा कंपनी में देख रहा था, उसकी हर टैबलेट के ऊपर उन्होंने स्कोरिंग कर दी है। तो धीरे धीरे जागरूकता आएगी, धीरे धीरे ये नकली दवाओं।
अब नकली दवाओं के अंदर क्या है कि नकली दवाएं कई प्रकार की हैं। जैसे कि साहब कच्ची दवा आ गई चाइना से, अब वो कच्ची दवा सी पोर्ट पे या एयरपोर्ट पे पड़ी रही, बाहर आंधी तूफान बारिश में पड़ी रही, वो उसकी पोटेंसी थोड़ी कम हो गई। वो किसी दवा कंपनी ने बल्क में खरीद लिया, उसकी टैबलेटिंग करके बेच दिया, तो दवा तो वही है, पोटेंसी कम हो चुकी, पोटेंसी उसकी थोड़ी कम हो गई, उनको उन्होंने सस्ते में वो माल खरीद लिया, जो कि एक दूसरी स्टैंडर्ड कंपनी जो एथिकल कंपनी थी वो नहीं उसने कहा कि साहब चूंकि ये बाहर थी, इसका स्टोरेज उतना उत्तम क्वालिटी का नहीं था। तो ये इस तरीके से नकली दवाएं बहुत तरीके की हैं, एक्सपायर्ड दवाएं की रीपैकिंग है, कई श्रेणियां हैं, और वो इस चैप्टर में मैंने थोड़ा बहुत उसको समझाने की कोशिश की लिया है आपने। जी, बहुत अच्छा जी। अच्छा, तो पॉलिसी के लेवल पर अब थोड़ी सी बात करें। जी बिल्कुल। कि आप चूंकि इस क्षेत्र के आपने अच्छा खासा वक्त गुजार दिया है, 32-34 साल तो आपने पढ़ाया ही है, उसके बाद आपने एक एम्स बनाया और अब आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो ये सब जो आपने लिखा है आपके अनुभव ही हैं। लेकिन अगर आपको कोई कहे कि ये पॉलिसीज बनाने का जो हमारा फ्रेमवर्क है, हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेट्स ही हर काम को तय करते हैं जो आईएएस वगैरह कैडर से आते हैं। इस सरकार के जमाने में उन्होंने कुछ विशेषज्ञ भी लिए हैं, 300-400, लेकिन उस पर अलग तरह की बातें हैं। आपको क्या लगता है कि हेल्थ वगैरह की पॉलिसीज बनाने के लिए जो पूल होना चाहिए नीति बनाने वाला, उसमें प्रोफेशनल्स ज्यादा होने चाहिए या ब्यूरोक्रेट्स ज्यादा होने चाहिए? नहीं, मैंने तो मिनिस्ट्री में 2-3 साल बिल्कुल बगल में बैठ के काम किया है, तो मैं बिल्कुल इस बात से नहीं सहमत हूं कि ब्यूरोक्रेट्स पॉलिसी बनाते हैं। अच्छा, इनिशियल ड्राफ्ट्स जो वहाँ बड़े बड़े डॉक्टर, डीजीएचएस डायरेक्टर जनरल बैठे हैं, एम्स के डॉक्टर बैठे हैं, वो ड्राफ्ट करते हैं। ब्यूरोक्रेट होशियार आदमी होता है, हो सकता है वो मेडिकल सब्जेक्ट ना पढ़े हो, लेकिन वो होशियार होता है, बड़े भारी कंपटीशन से आता है और विषय को समझता है। तो पॉलिसी जो है वो सामूहिक रूप से बनती है, उसमें सारे टेक्निकल इनपुट्स होते हैं। तो जो भारत की हेल्थ पॉलिसी है वो 2017 की है, उसे अभी 25 फरवरी 2025 में अपडेट किया है, मेरे पास यहाँ खुली हुई है इस समय। तो अगर आप पॉलिसी के उसमें देखेंगे कि जो 2017 की नेशनल हेल्थ पॉलिसी है तो बेहतरीन पॉलिसी, और ऐसा पॉलिसी डॉक्यूमेंट तो हमारा पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो हम लोगों ने क्रिएट किया है और देश अफ्रीकन कंट्रीज वगैरह उसको कॉपी करते हैं। उसमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात है, उसमें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात है, उसमें डिजिटलाइज करने की बात है, उसके अंदर जो महिला और बच्चों की चिकित्सा की बात है, वृद्धायु की बात है, लगभग सारी बातें कवर्ड है, उसमें कुछ छोड़ा नहीं है। टेलीफोन से भी इलाज करने के पूरे चैप्टर आपने टेलीमेडिसिन जी बिल्कुल। सारा बात यही है कि इम्प्लीमेंटेशन और इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लोगों की योग्यता और उनकी कारगुजारी। अगर इम्प्लीमेंटेशन करने वाले की कारगुजारी गुणवत्ता पुअर है तो फिर हमारा आप क्या कर सकते हैं, तो वो चीज ही इंप्रूव करनी। बाकी जो इनकी पॉलिसी है जो कि निवारक चिकित्सा की है, देखिए इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट खुल गए हैं, प्रिवेंटिव केयर। अगर आज हमारे देश से चेचक चला गया, स्मॉल पॉक्स चला गया, हमने कोविड के ऊपर विजय पाई, कोविड का टीकाकरण किया, ये तो गवर्नमेंट से ही हुआ। रोटरी क्लब जरूर आए पोलियो के अंदर और उन्होंने बड़ा साथ दिया। हमने जब पहले यही 90 के बाद चीजें बदलने से पहले तो हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इन सब चीजों का बनाया था। ये वैक्सीन बनाने का काम हमने पहले से ही शुरू कर दिया था और हम बहुत सारी चीजें बनाने लगे थे। रूस की मदद से बहुत सारी चीजें हम सीख गए थे, सिर्फ मतलब दूसरे क्षेत्रों में नहीं कि स्टील बनाने लगे थे, ये मेडिकल क्षेत्र में भी बहुत चीजें हुई और वो चीजें काम आई जब जरूरत पड़ी। तो बेस स्ट्रक्चर तो उन्होंने ही प्रोवाइड किया। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि खैर ये सवाल दूसरी जगह चला जाएगा, मैं दूसरा सवाल लाना चाह रहा हूँ। जो डॉक्टर बनाने का हमारा पुराना सिस्टम था उसमें पहले सब सरकारी मेडिकल कॉलेज ही थे। जी। आप सब लोग वहीं से निकल के सारी दुनिया में होके आए और फिर भारत की सेवा कर रहे हैं। अब हमने बहुत सारे प्राइवेट संस्थान पैदा कर लिए हैं, वो भी डॉक्टर बना रहे हैं, वो पैसा लेके लोगों को भर्ती करते हैं।
तो पैसा दे के जो आदमी जाता है वो पैसा लेके डिग्री लेके आता है, वो भी मार्केट में सब अब मिक्स है जी, दोनों बिल्कुल, का। बिल्कुल। बल्कि अब जो प्राइवेट से मेडिकल कॉलेज से ज्यादा डॉक्टर पैदा हो रहे हैं और विदेशों में भी पढ़ के आ रहे हैं। बल्कि जो पुराने मेडिकल कॉलेजेस हमारे थे, जिनसे आप जैसे लोग निकल के आए और अभी भी उनमें एथिक्स है या उन एथिक्स को लेके चिंता है, लेकिन अब जो पीढ़ी आ रही है वो जो जो पैसा दे के आएगा वो पैसा लेने आएगा। उसने मुझे लगता है एकदम कोलाहल कर दिया है। सब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बैठ गए हैं अपने, चूंकि जिनके पास पैसे थे पढ़ने के लिए, उनके पास हॉस्पिटल खोलने के भी पैसे थे, तो वो सब फिर ये सब ने मिलके पैसा 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 कर लिया और ये प्राइवेटाइजेशन के उस दौर में हम पहुंच गए हैं जहां हर चीज में कट है। टेस्ट कराने जाइए तो उसमें कट है, दवा खरीदने जाइए उसमें कट है, कंसल्टेंसी का कट है, जबरदस्ती आदमी को भर्ती कर लेने का है, जबरदस्ती आईसीयू में डाल देने का है, और जब आपने बताया कि आयुष्मान कार्ड से 2.5 लाख आ गए तो जल्दी से उसको कंज्यूम कर लेने का ये सब ने एक कोलाहल पैदा कर दिया है, जिसने हमारे जैसे विकासशील देश में, जिसमें नितांत गरीबी है, लोगों को एक्चुअली चिकित्सा से वंचित कर रखा है। क्योंकि जो आंकड़ा हमारे पास है इंश्योरेंस का 20-22 करोड़ का ही है। 150 करोड़ लोगों में अगर 22 करोड़ के पास ये फैसिलिटी है तो आप समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट 1/6। जी बिल्कुल। और तो ये कोलाहल तो है ही। बिल्कुल आपकी बात से मैं पूरी तरीके से कि ये प्राइवेटाइजेशन है। 300 मेडिकल कॉलेजेस हैं पूरे देश में, बात आपने शुरू की, जिसमें 150 गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस हैं, 150 प्राइवेट हैं। गवर्नमेंट के कॉलेजेस में भी बहुत कमियां हैं। फीस तो वहां पे 30,000 रुपए सालाना है और गरीब लोगों के लिए और कुछ वर्गों के लिए फीस और कम हो जाती है अगर वो ठीक से अपना आवेदन करें गवर्नमेंट कॉलेजेस में। पर ये कहना कि सभी जो प्राइवेट कॉलेज में पैसा दे के पढ़ के आप निकलते हैं, उनका केवल एक ध्येय होता है कि बाय हुक और क्रुक वो पैसा ही कमाए, और सभी जो गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ के निकलते हैं और जो कि वहां पे फीस नहीं देते हैं, वो हमेशा मोरालिटी और एथिक्स के साथ निकल के बड़े होते हैं और मोरालिटी और एथिक्स के साथ ही डॉक्टर बनते हैं। ये बात बिल्कुल कदापि सत्य नहीं है। मेरे पिताजी कहते थे गरीब हरामजादा, यानी कि वो जिसने गरीबी देखी है वो दूसरे गरीब पे और ज्यादा अन्याय करता है। कभी कभी देखा गया है एक औरत दूसरी औरत पे भी अन्याय करती है। तो ये आवश्यक नहीं है कि जो गरीबी में पढ़ा या गुर्बत में पढ़ा या प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा तो वो दूसरे के ऊपर अन्याय ही करेगा। ये आपका अपना बिल्डअप है, मेकअप है। बहुत से लोग बहुत ही रईस परिवार से आके बहुत ही सौम्य होते हैं, बहुत ही सहृदय होते हैं, बहुत सौहार्द से कार्य करते हैं और उनमें वो सारी पीड़ा एक गरीब व्यक्ति के प्रति होती है। तो ये एक मिक्स है और ये मिक्स पूरे देश में है और ये मिक्स चला आएगा। अब ये ऑर्डर ऑफ द डे हो गया है। मैं अभी देख रहा था कि रूस के अंदर छोटे छोटे, आपने तो इतना बड़ा देश है, टैगा में, टुंड्रा में, कुछ प्रदेश में जहां -60 है, वहां पे सारी सुविधाएं जिला अस्पताल में उपलब्ध है। पर वहां भी मैंने देखा कि वो जिला अस्पताल का डॉक्टर उसमें प्राइवेट प्रैक्टिस करता है और कुछ लोग जो अफोर्ड करते हैं वो रूस के डॉक्टर पे प्राइवेट में चले जाते हैं। अब जहां पे एनएचएस थी इंग्लैंड के अंदर और यूरोप में, वहां भी प्राइवेट पैरेलल प्राइवेट सिस्टम आके काफी खड़ा हो गया। अमेरिका और इंडिया तो लगभग एक सा ही है, यहाँ पे प्राइवेट सिस्टम और दोनों पैरेलल में रन कर रहे हैं। तो ये तो देखिए अब ऑर्डर ऑफ द डे है कि प्राइवेट सिस्टम और गवर्नमेंट सिस्टम पैरेलल में रन करेगा। गवर्नमेंट को अपने सिस्टम को सुदृढ़ करना पड़ेगा। दोनों जगह खूब भीड़ है, आप किसी बड़े कॉर्पोरेट अस्पताल में चले जाएं, वहां भी अच्छा खासा फुटफॉल है। और जिला अस्पताल जो जहाँ पे कि आपके पिताजी थे और आप वेरियस छोटे मोटे पहाड़ के जिलों में घूमे, वो आज भी पूरी तरीके से संपुष्ट है और उनमें खूब भीड़ है, वहां पे खूब इलाज हो रहा है। सवाल यही है कि हम उनमें एफिशिएंसी लाएं, वहाँ की कार्य शैली के अंदर जिसको कहते हैं डिसेंसी लाएं। एक अभी जिसको मेरा बेटा एम्स दिल्ली के अंदर है, तो एक जिसको कहते हैं कि इलाज करने के बाद व्यक्ति को ये महसूस हो, चाहे इलाज का आउटकम
मरीज मर ही क्यों ना गया हो या मरीज ना ठीक होने वाला हो, उसको लगे कि मुझसे एक अच्छा सद्व्यवहार किया गया, मुझको एक अच्छी चिकित्सा करने की कोशिश की गई, मेरे साथ लापरवाही नहीं हुई। इसको क्वालिटी कंट्रोल इन रिसर्च कहते हैं और इसके ऊपर बड़े शोध हो रहा है कि ये ना लगे कि साहब हम पहुंचे, हमारे पिताजी को पसीना आ रहा था, हम बाहर एम्बुलेंस में खड़े रहे, किसी ने ब्लड प्रेशर तक नहीं लिया। तो इसको क्वालिटी एश्योरेंस कहते हैं। इसके ऊपर बहुत इस समय बातें हो रही है, मिनिस्ट्री में भी बातें हो रही हैं, हम लोग प्राइवेट में भी बातें कर रहे हैं। मैं अभी एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में गया, वहां पे एक शेपरॉन आ गया, तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में इसको हम लोगों ने एम्स के अंदर 36 शुरू किया। तो 36 जो था वो नाव को कहते थे साहब। तो गांव का जो नाव होता था उसमें 36 गुण होते थे। वो बाल तो काटता ही था, मसाज भी करता था, वो आपको सूदिंग बातें कहता था और आपको ले जाके आपका काम करा देता था, चापलूसी भी कर देता था, आपको ले जाता था। तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं शेपरॉन। तो एक भटका हुआ परेशान मरीज कहीं नॉर्थ ईस्ट से, कहीं पे राजस्थान में हरियाणा के गांव से टाटा अस्पताल बॉम्बे पहुंचा, तो उसको एक शेपरॉन मिल जाता है जो उसको लेके चलता, भैया यहाँ लाइन लगा लो, ये तुम कर लो, मैं यहाँ खड़ा हूं, तब तक मैं तुम्हारा वहां से पर्चा बनवा लेता हूँ, यहाँ 500 रुपए एडवांस जमा होते, बहुत लंबी लाइन है, आप में से एक आदमी वहां जाके ये जमा कर लो। देखिए आपको मुंह का कैंसर है, देखिए मुंह का कैंसर का विभाग वो वाला है, वहां चलिए, मैं आप एक आदमी चल के वहां लाइन लगा लिए, नहीं पूरा दिन निकल जाएगा, अभी करा दे। तो ये जो शेपरॉनिंग अगर आप शुरू कर दें, तो जो ये मन में आता है कि हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ, हमारे साथ नेग्लिजेंस हुई, वो खत्म हो जाएगी। और एक एक काडर डेवलप करना पड़ेगा जिला अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजों में, जहां ये 36 ये शेपरॉन और ये सिस्टम डेवलप हो, जो कि जो बाहर से आया मरीज, जो बाहर एम्बुलेंस में खड़ा हुआ है, जो डॉक्टर बैठा है वो तो उसके पास भीड़ है, उसके पास मरीज की पर्चे का पर्चा लग रहा है, पर एक आदमी तो जो ये रियलाइज करे कि ये अभी 4 घंटे सुल्तानपुर से गाड़ी चला के धूप में आया है, बाहर खड़ा है, इसके मरीज को पानी तक नहीं मिला, इसके रिश्तेदार भी परेशान है, इसके जेब में थोड़े सा पैसा है, इसको कहाँ जाना है, कोई कह रहा है यहाँ चले जाओ, कोई कह रहा है वहां चला जाओ, पीछे चले जाओ, वो पीछे, तो पीछे अभी एक मरीज को मैंने भेजा इमरजेंसी में, उन्होंने कहा पीछे चले जाओ, पीछे से भर्ती है। तो वो पूरा गेट से बाहर निकला, पूरे मेडिकल कॉलेज के 1.5 एकड़ के कैंपस में पीछे पहुंच गया, जबकि उसे बिल्डिंग के पीछे जाना था। तो खाली बिल्डिंग में पीछे वाले दरवाजे से प्रवेश, तो अब मुझे फोन कर रहा है कि साहब यहाँ हमको पीछे भेज दिया। तो पीछे शब्द को समझाने में उससे उसकी रैगिंग हो गई। ये जो कम्युनिकेशन का गैप है, ये जो गुड समैरिटन गुड जेस्चर बिहेवियर है, ये अभी सरकारी डॉक्टरों को बहुत सीखना है। एक और बड़ा मेजर चैप्टर इसमें था जिसकी चर्चा इधर बंद हो गई, मैंने बहुत गूगल पे तलाशा, टेलीमेडिसिन को लेके थोड़ा सा आपने इसमें एक चैप्टर डाला है, अब वो बिल्कुल चर्चा में नहीं है, वो एग्जैक्टली क्या है? देखिए, मैंने टेलीमेडिसिन का बहुत बड़ा सेंटर शुरू किया भोपाल के अंदर, और टेलीमेडिसिन तो अब हो ही रही है। अब टेलीमेडिसिन में क्या है कि व्हाट्सएप बहुत स्ट्रॉन्ग मीडिया के रूप में उतर गया है, तो टेलीमेडिसिन दब इसलिए गई कि अब सभी लोग टेलीमेडिसिन कर रहे हैं। अब मरीज से कहते हैं भाई जो पर्चा है हमारा उसको फोटो खींच के भेज दीजिए, मेरी पत्नी बैठे रोज करती रहती है, मैं दिन भर करता रहता हूँ, वो 3-4 पर्चे की फोटो खींच के भेज देता है और उसके बाद फोन पे बात कर लेते हैं, और उसके अंदर हम क्या देते हैं, अच्छा देखो तुमको दवा लिया तो लिख के भेज रहे हैं। और गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो टेली ई प्रिस्क्रिप्शन है उसको उन्होंने कह दिया वैलिड है, अभी आप ई प्रिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। ओके, तो मैं ई प्रिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, या मैं कहता हूँ कि तुम ये प्रिस्क्रिप्शन लेके केमिस्ट के पास जाओ और केमिस्ट से दवा दिला देता हूँ। दूसरा, आप टेलीमेडिसिन में जिसको कहते हैं असिस्टेड टेलीमेडिसिन, कि आपका लोकल डॉक्टर के पास जाओ और वहां से फोन करो, आपने पूरे उसके कागज देख लिए। अब लोकल डॉक्टर जो आपकी अंग्रेजी में खटखट, आपने कहा भाई पैरासिटामोल दे देना, ब्लड प्रेशर ले लेना, इनका कोलेस्ट्रॉल करा देना, वो 2 मिनट में समझ लेगा। तो मरीज तो क्या साहब कोलेस्ट्रॉल कराना है, वो तो नहीं समझ पा रहा है। तो लोकल डॉक्टर असिस्टेड टेलीमेडिसिन जो है वो दिन भर हो रही है। अच्छा, वो अपने लोकल डॉक्टर पे बैठ गया, लोकल डॉक्टर से स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने बात करी जनरल प्रैक्टिस से, उन्होंने भैया ऐसा कर दीजिए, इनको डिहाइड्रेशन हो गया, इनको 2 बोतल ड्रिप लगा दीजिए। अब लोकल डॉक्टर पे लाइसेंस भी है, दवाएं भी हैं, उसने बात भी समझ ली, और ये टेलीमेडिसिन तो अब इज नाउ एन ऑर्डर ऑफ द डे।
अब टेलीमेडिसिन कोई बहुत यूनिक चीज नहीं रह गई। तो इसमें गवर्नमेंट लेवल पे कुछ प्लान हुआ था, जैसा उसमें आपके गवर्नमेंट लेवल पे इसमें बहुत बड़ा प्लान हुआ। इसमें पूरा संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में सेंटर बनाया गया। तो टेलीमेडिसिन के अंदर जो रियल टाइम टेलीमेडिसिन है, जो सरकारी डॉक्टर हैं वो अपने ओपीडी में जहाँ पेशेंट फुटफॉल है उसमें इतने बिजी हैं कि जब हम इन भोपाल में थे तो हम कहते थे भाई 2 घंटे आके टेलीमेडिसिन स्वीट में हेडफोन लगा के वीडियो लगा के, जैसे यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है, बैठो और गांव से टेलीमेडिसिन करो। तो 2 घंटे में 4 मरीज टेलीमेडिसिन में, कभी कनेक्शन नहीं मिल रहा है, कभी आवाज वो हो रही है और कभी बात नहीं हो पा रही है, कभी कह रहा है सर बुला रहे हैं, सीरियस ही नहीं है। तो वो कहते थे इतनी देर में तो मैं ओपीडी में 15-20 मरीज देख लेता। तो वो टेलीमेडिसिन जो है अब इंडिविजुअल लेवल पे, व्हाट्सएप लेवल पे, टेलीफोनिक लेवल पे तो खूब हो रही है। जो टेलीमेडिसिन स्वीट्स बनाए थे हम लोगों ने सरकारी तौर पर करने के लिए, सरकारी तौर पे करने के लिए, कि उनमें आके लोग बैठे और गांव में चौपाल लगे और वहां से टेलीमेडिसिन हो। टेक्नोलॉजिकल इशू और पर्टिकुलरली कम्युनिकेशन, मैंने 1000 टेलीमेडिसिन कॉल्स को सेंसर किया। अब उसमें 60% कॉल वही जिसको आप समझते हैं कि जो उसमें 50 to 60% कॉल यंगस्टर्स 12 से 15-20 साल के लड़के सेक्सुअल कॉल्स दे रहे थे। उसके अंदर 20% वरीड मदर है कि मेरा बेटा खाना नहीं खाता, मेरा बच्चा बड़ा नहीं हो रहा, मेरे बच्चे के बाल गिर रहे हैं। तो उसके अंदर जो एक्चुअल पेशेंट है उसने तो मरीज लादा चल दिया अस्पताल। जो खाली बैठा है तो वो, इसको हम लोगों ने झुमरी तलैया इफेक्ट कहा कि वो झुमरी तलैया से ही सारे गानों की फरमाइश। तो टेलीमेडिसिन में हमने तो बड़ा सीनियर डॉक्टर बैठा दिया और वहां बस वो झुमरी तलैया वाली फरमाइश आ रही कि साहब हमारी सेक्सुअल प्रॉब्लम है, टीनेजर बैठा हुआ, एक वरीड मदर बैठी हुई, एक साइकेट्रिक बैठा हुआ और आपको वहां पे गंदी गंदी बातें बोल रहा है कि हम गए थे अस्पताल में, किसी ने हमको देखा नहीं। मोर ऑफ अ कंप्लेन अगेंस्ट द सिस्टम रादर देन कि अपनी इलाज का निवारण कराए, वो शिकायत वहां चालू कर देता था। तो इसलिए टेलीमेडिसिन जो फॉर्मल स्वीट रूप में थी वो बहुत सक्सेस नहीं हुई, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे टेलीमेडिसिन बहुत अच्छी चल रही। मैं जो जरूरी सवाल समझ रहा था मैंने पूछे आपसे। इस किताब में जो गंभीर बीमारियां हमारे देश में ज्यादातर लोगों को है, उन सब के बारे में लगभग अलग अलग चैप्टर्स में बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन आप इनमें से कुछ चीजों को जिनको एम्फेसिस करना चाहें जो मैं अपने सवालों में नहीं कर सका हूं, वो जरूर आखिरी अपने वक्तव्य में बता दें, जिससे लोगों को इस किताब का संदेश पहुंच जाए। जी बिल्कुल। देखिए इस किताब को लिखा अच्छे इलाज के 51 नुस्खे, इस इलाज को लिखा हमने कि जो एक 50 साल से और 2-3 जनरेशन से मन में था, इसको ट्रांसलेशनल मेडिसिन कहते हैं। तो कि अगर मरीज इलाज कराने आया है और उसको बीमारी के बारे में नॉलेज दे दें, जैसे किसी को डायबिटीज है उसको आप डायबिटीज थोड़ा हल्का फुल्का पढ़ा दें, तो वो डायबिटीज बेटर कंट्रोल कर लेगा। उसको डायबिटीज से होने वाले गुर्दे का फेलियर, डायबिटीज में होने वाले पैरों में फोड़े, डायबिटीज में होने वाले आंखों की प्रॉब्लम, अंधापन, रेटिना की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ब्लड प्रेशर के मरीज को बता दें कि भैया ब्लड प्रेशर का कोई लक्षण नहीं होता बड़े ब्लड प्रेशर का, लेकिन बढ़ा के ब्लड प्रेशर रखोगे तो लकवा खा जाओगे, ब्रेन में हेमरेज हो जाएगा, हार्ट अटैक जल्दी हो जाएगा, जीव जीविष्या आपकी लॉन्जिविटी कम हो जाएगी। तो इस तरीके की बातें, तो ये एक बड़ा भारी रिसर्च हुई कि जो लोग नॉलेजेबल थे, ये तो सब जानते हैं कि अगर माँ हाई स्कूल पास है तो उसके बच्चे नहीं मरते हैं, जो माँ अनपढ़ है उसके नवजात शिशु मर जाते हैं। तो अगर किसी को चिकित्सा विज्ञान शास्त्र का थोड़ा बहुत ज्ञान हो, इसीलिए जो अंग्रेजी की किताब लिखी उसका नाम हाफ डॉक्टर है, तो वो अपनी बीमारी को स्वयं भी ठीक कर लेता है और इलाज कराने में सक्षम हो जाता है, कैपेसिटी बिल्ड हो जाती है, इलाज कराने में उसके पास वो क्षमता आ जाती है कि वो सस्ता और अच्छा इलाज करा ले। मेन मुद्दा किताब के लिखने का यही है। हेल्थ इंश्योरेंस कैसे लें, मृत्यु क्या है, और सड़क पे दुर्घटनाओं से कैसे बचें, घर में क्या क्या दवाओं के इक्विपमेंट रखें, कितने प्रकार की चिकित्साएं होती हैं, अस्पताल कैसे काम करते हैं, डॉक्टरों के काम करने के क्या तौर तरीके हैं, ट्रियाज क्या होता है, डॉक्टर कैसे मैसेज
मरीजों को छांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है, 2 मरीज 10 मरीज एकदम से साथ साथ आ जाए तो किस मरीज को डॉक्टर पहले देखता है, आपको पहले क्यों नहीं देखता। हमारे यहाँ कहते हैं जो शाउटिंग हाउलिंग वॉकिंग टॉकिंग मरीज है उसको सबसे बाद में देखो, जो एकदम औंधा लेटा हुआ है वो ज्यादा सीरियस है उसको देखो, बच्चे को पहले देखो, माँ को पहले देखो। तो ये सारी बातों से अवगत कराती है ये किताब। ये आपको कैपेसिटी बिल्ड करती है, आपको एम्पावर करती है, ये किताब आपको शक्ति प्रदान करती है, सेल्फ इम्प्रूव कराती है कि आप भगवान न करे किसी बीमारी के शिकार यदि हो या आपके कोई परिवारजन या आपके साथी अगर किसी बीमारी से ग्रसित हो या बीमारी की तरफ जा रहे हो तो आप में वो सक्षमता आ जाए कि आप उनको उस बीमारी से उभार लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्लेजेंट ढंग से आपने चीज़ों को समझा दिया। मुझे लगता है कि जो लोग इस वीडियो को देखेंगे उनको मन करेगा कि इस किताब से वाकिफ हो, उनके पास हो ये किताब और उनको जीवन में मदद करे हेल्थ से संबंधित इश्यूज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.